लेकिन रुख इस वक्त मुंबई का, जहां से मेरे सहयोगी राहुल पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, बीजेपी ने अपने 99 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के मद्देनजर। क्या खास इस लिस्ट में आपको नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची जो है वो आ गई है। 2 दिन पहले ही दिल्ली में बैठक हुई थी, उसके बाद महायुति की एक बैठक अमित शाह के साथ महायुति के नेताओं की हुई थी। उसके बाद आज संभावना जताई जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की सूची जो है, पहली लिस्ट आज आ सकती है। और ठीक उसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सूची में 99 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। सीईसी की जो बैठक हुई थी, उसमें जो सूत्रों से जानकारी मिली थी कि भारतीय जनता पार्टी ने 110 सीटों पर जो है अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं, लेकिन कुछ सीटों पर उम्मीदवारों के नाम जो है फाइनल करना रह गया था, क्योंकि महायुति में जो घटक दल है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो या फिर अजित पवार गुट हो, इनमें से कुछ सीटों पर जो है पेच फंसा हुआ था, जिसको लेकर बैठक जो बुलाई गई थी। बताया जा रहा था कि आपसी सहमति के बाद बाकी के बचे हुए सीटों पर भी जल्द से जल्द जो है उम्मीदवारों के नाम जो है वो तय कर लिए जाएंगे। 99 की इस सूची पर गौर करें तो मुंबई की जो है 13 से 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम जो है वो उनकी घोषणा कर दी है। घाटकोपर पश्चिम से राम कदम को एक बार फिर पार्टी ने मौका दिया है। 2009 की बात करें तो 2009 में राम कदम ने मनसे से चुनाव लड़ा था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। 2014 और 2019 का इलेक्शन उन्होंने घाटकोपर पश्चिम विधानसभा सीट से जो है वो वहां पर बीजेपी से लड़ा था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव की बात कर लें तो यहां पर इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी जो है पिछड़ गई थी। महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार जो था, उन्हें लीड मिला था। तब से कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार राम कदम का टिकट जो है वो कर सकता है, लेकिन पार्टी ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है। ठीक उसके बगल वाली सीट है घाटकोपर ईस्ट, वहां पर पार्टी ने इस पहली सूची में जो है नाम अभी तक कैंडिडेट के डिक्लेयर नहीं किए हैं। अब ऐसे में सवाल है कि जो मौजूदा विधायक हैं पराग शाह, क्या भारतीय जनता पार्टी उनकी टिकट को काट सकती है? क्योंकि इस घाटकोपर ईस्ट की अगर बात करें तो घाटकोपर ईस्ट की जो सीट है वो बीजेपी की सबसे सेफ सीट मानी जाती है, और क्योंकि गुजराती बाहुल इलाका है और यहाँ से लगातार भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीतते आया है। 2019 में पार्टी ने पराग शाह को उम्मीदवारी दी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में जितनी उम्मीदें थी भारतीय जनता पार्टी को, वहाँ से उतनी लीड जो है बीजेपी के उम्मीदवार मिहिर कोटेचा को नहीं मिल पाया था, और वहाँ से लगातार 6 बार विधायक रहे। प्रकाश मेहता का टिकट काटकर 2019 में बीजेपी ने पराग शाह को टिकट दिया था। तो प्रकाश मेहता भी लगातार इस बार जो है टिकट की दावेदारी कर रहे थे। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट। ठीक है राहुल, बने रहिए मेरे साथ। इस वक्त विनोद जगदाले मेरे सहयोगी, वो भी लगातार महाराष्ट्र से तमाम अपडेट हम तक पहुंचाते हैं, और प्रशांत देव से भी हम बात करेंगे बीजेपी की लिस्ट पर। लेकिन पहले विनोद जगदाले, आपसे सवाल। सीटों को लेकर समझौता हो गया, खासतौर पर मुंबई पर सबकी नजरें टिकी हुई थी, मुंबई और कल्याण, कि वहां पर उम्मीदवार कौन हो सकता है और किसके पास ज्यादा सीटें होंगी। ये जो लिस्ट 99 उम्मीदवारों की बीजेपी की नजर आ रही है, क्या बड़े नेताओं को कैसे इसमें एडजस्ट किया गया है? कहां से किसे उम्मीदवार बनाया गया है? देखिए, मैं सबसे पहले इस लिस्ट पर नजर डालूं तो मेरे सबसे पहले मुझे दूसरा नाम याद आता है, चंद्रशेखर बावनकुले, जो प्रदेश अध्यक्ष है और महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य है। इनको फिर से टिकट दिया गया है। 2019 में इनका टिकट काट दिया था कामठी से, लेकिन इस बार फिर से उन्हें वहां पर रिपीट किया गया है। ये सबसे एक जरूरी चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। दूसरे में कुछ नामों पे यहाँ पर नजर आ रहा हूँ तो अधिकतर नाम भारतीय जनता पार्टी ने वही वापस रखे हैं। सुभाष देशमुख हो, सचिन कल्याण शेट्टी हो, या फिर दूसरे अन्य महाराष्ट्र हो, पश्चिम महाराष्ट्र हो, विदर्भ हो, जहाँ जहाँ अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, अधिकतर उन्होंने रिस्क नहीं ली है कि सीट यहाँ पर टिकट काटने का। कुछ नाम जरूर यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। उसमें से एक नाम है कि जहाँ पर आपने देखा ही होगा कि कल्याण के नज़दीक वाले एक सीट थी, वहाँ पर सुबह यहाँ पर जो
गायकवाड़ नाम के जो विधायक थे कल्याणपुर के, जिन्होंने पुलिस स्टेशन में गोलियां चलाई थी, अब वहां पर सुलभा कालू गायकवाड़, ये शायद वहां का विधायक की मां हो सकती है, उनको वहां पर, या फिर बहन हो सकती है, उन्हें वहां पर टिकट दिया गया है क्योंकि उनके उम्मीदवार जो विधायक है वो फिलहाल जेल में है, वहां पर उन्हें टिकट यहां पर दिया गया है। इसके अलावा एक नाम है जो यहां पर मैं खास तौर पे बताना चाहता हूं कि ऐरोली के बाद बेलापुर चुनाव क्षेत्र में यहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो पहले एनसीपी में थे, वहां पर उनके बेटे को वहां पर टिकट नहीं दिया गया है, तो जाहिर सी बात है पुराने विधायक को रिपीट किया गया है, तो शायद वो वहां पर पार्टी छोड़ सकते हैं। तो ये लिस्ट को देखकर यही लगता है कि अधिकतर विधायक हैं, उन विधायकों को यहाँ पर रिपीट किया गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया था कि 150 प्लस सीटों पे वो लड़ने वाले हैं। अब 99 लोगों की लिस्ट पहली आई है, ज्यादातर नहीं 4-5 नामों में बदलाव सिर्फ देखने को मिल रहे हैं, और आने वाली जो लिस्ट होगी क्या उसमें मिशन गुजरात चलाया जाएगा। जिस प्रकार से गुजरात में जब चुनाव हुए थे विधानसभा के, तब कई उम्मीदवारों को बदला गया। अब जिन लोगों के नाम डिक्लेयर नहीं हुए हैं शायद वो वेंटिलेटर पर जा चुके हैं, यानी वो अब उनके लिए खतरे की घंटी मानो बज चुकी है। तो जाहिर सी बात है अब इंतजार दूसरी और तीसरी लिस्ट का रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी अब किससे उम्मीदवारी देती है। लेकिन पहले लिस्ट से ये पता चल रहा है कि जो 2 टर्म से, 1 टर्म से या 3 टर्म से विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, और जो भारतीय जनता पार्टी की A+ सीट है जिन्हें जीतना कोई मुश्किल बात नहीं है, वहां के सारे उम्मीदवारों को वैसे ही वहां पर रखा गया है, चाहे पश्चिम महाराष्ट्र हो, विदर्भ हो या मराठवाड़ा हो। और लिस्ट पर एक बात देखने को मिलती है कि लिस्ट पर पूरी नजर या लिस्ट में पूरी ताकत देवेंद्र फडणवीस ने लगाई है। देवेंद्र फडणवीस के जो चाहने वाले हैं अधिकतर लोग, उनको ही वहां पर उम्मीदवारी मिलती हुई नजर आई है। लेकिन मुंबई की अधिकतर सीटें अभी डिक्लेयर होनी बाकी है, थाने डिस्ट्रिक्ट की कई सीटें डिक्लेयर होनी बाकी है, पुणे के भी कई सीटें डिक्लेयर होनी बाकी है। तो ये वो अहम सीटें होंगी जहां पर भारतीय जनता पार्टी शायद अपने उम्मीदवार बदल भी सकती है। अब इंतजार है कि अगली लिस्ट का, कि अगली लिस्ट कौन से उम्मीदवारों की वहां पर आती है। जी ठीक विनोद, आप और एनालिसिस कीजिए, जरा इस लिस्ट को देखिए और आगे आपसे बात होगी। प्रशांत देव से एक रिएक्शन इस पर ले लेते हैं हम। प्रशांत, लगातार दिल्ली में भी बैठकें चल रही थी, मुंबई में तो बैठकें हो ही रही थी चुनावों को लेकर, और आखिरकार समझौता हुआ, सीटों का बंटवारा हुआ, और इस लिस्ट को कैसे आप देख पा रहे हैं? बड़े नेताओं को कहां और कैसे एडजस्ट किया गया है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सीट शेयरिंग फार्मूला तय नहीं हो पा रहा था, उसको मशक्कत बहुत करनी पड़ी है, लेकिन इस लिस्ट आने से ये साफ हो गया है कि सीट शेयरिंग फार्मूला तय हो गया है और बीजेपी ने पहले अपनी 99 सीटें घोषित कर दी हैं। हालांकि जो जानकारी मिलेगी, बीजेपी कम से कम 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ऐसी खबरें हैं। तो सीट शेयरिंग ये तय हो गया है, अब कोई आपस में मतभेद नहीं है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि सीट शेयरिंग फार्मूला तय होने के बाद 99 सीट जो बीजेपी ने दी है, ज़्यादातर एग्जिस्टिंग लोगों को ही इसमें मौका दिया गया है। यानी कि यहाँ पे जो रणनीति हरियाणा में थी वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे मौजूदा लोगों को अधिक से अधिक मौका दिया गया। जैसे कि वहाँ के रिपोर्टर विनोद जगदाले अभी बता रहे थे कि ज़्यादातर मौजूदा लोगों को मौका दिया गया है। आपको याद होगा कि हरियाणा में किस तरीके से 90 में से 60 लोग ऐसे थे, ऐसे विधायक, ऐसे लोगों को टिकट दिए गए थे जो पहली बार थे। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरीके की चुनौती है उसको देखते हुए बीजेपी इसी रणनीति पे है कि पुराने लोगों को मौका दिया जाए, क्योंकि महाराष्ट्र की लड़ाई बीजेपी के लिए बहुत बड़ी है, बहुत चुनौतीपूर्ण है। जिस तरीके से बिल्कुल 2020 मैच की तरह एकदम इंडिया गठबंधन मतलब और जो है एनडीए का आमने सामने महाराष्ट्र में चल रहा है, और जिस तरीके की बात लगातार सामने आई है, ऐसे में बीजेपी को हरियाणा के बाद अब लगता है कि उसी तरीके से वो पेस बना के रखना है और महाराष्ट्र भी हर हाल में जीतना है। कहीं से भी एंटी इनकम्बेंसी वाली बात ना आने पाए, लोगों में वो बात नहीं आनी पाए। तो जो 99 सीट घोषित की गई है वो उससे यही लगता है कि आगे जो बीजेपी की और सीटें आएंगी उसमें भी इसी तरह की रणनीति के साथ बीजेपी आगे निकालेगी, यानी कि पुराने लोगों को मौका देगी। यानी कि बगावती सुर बीजेपी नहीं चाहती कि कहीं से निकले, कहीं से नाराजगी हो गई। जम्मू कश्मीर की लिस्ट आते ही आपने देखा कैसे फेरबदल करना पड़ा था। हरियाणा में भी बहुत शोर मचा, हालांकि हरियाणा में नतीजे बीजेपी के पक्ष में रहे। लेकिन जो अभी एक लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से बीजेपी में बागी सुर सुनाई देने लगे थे, उन सब चीज़ों से बीजेपी बचना चाहेगी और इसीलिए बहुत समय लगा
बहुत मशक्क़त करनी पड़ी, बहुत सोच समझ करके, सबको मान मनौवल करके, सबको मना करके ये लिस्ट आई है। तो बीजेपी को ये मतलब एडजस्ट करके ये इस रणनीति पे चल रही, कहीं से भी कोई बागी सुर ना निकले, कोई बगावत की बात ना आए, क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव बीजेपी के लिए हर तरीके से बेहद महत्वपूर्ण है, बहुत चुनौतीपूर्ण भी। राहुल पांडे, इसमें एक नाम श्री जय अशोक चौहान का भी नजर आ रहा है, भोकर सीट का, यानी कि जो कांग्रेस की तरफ से कभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी ज्वाइन की थी अशोक चौहान, उनकी बेटी को भी यहां पर टिकट मिला है बीजेपी की तरफ से। पिता राज्यसभा के सांसद और अब बेटी विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। जी बिल्कुल, अगर अशोक चौहान की बात करें तो कांग्रेस के एक टाइम के कद्दावर नेता रहे हैं और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राज्यसभा जो है राज्यसभा भेजा और अब विधानसभा के चुनाव में चूंकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नांदेड़ का जो लोकसभा सीट है वो हार गई थी। अब नांदेड़ के भोकर विधानसभा सीट से जहां से अशोक चौहान लगातार चुनकर आते रहे हैं, वो उस सीट पर उनकी बेटी को जो है वो मौका दिया है। अगर भारतीय जनता पार्टी के 99 उम्मीदवारों की सूची को देख ले तो अधिकतर नामों को जो है वो रिपीट किया गया है, चाहे वो महाराष्ट्र के अन्य सीटें हैं या फिर मुंबई की 14 सीट है, वहां पे अधिकतर कैंडिडेट्स को जो है दोबारा पार्टी ने भरोसा जताया है। जिस तरह से उम्मीदें जताई जा रही थी कि इस बार महाराष्ट्र में जिस तरह से महायुति के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है, उसे देखते हुए पार्टी बड़ा फेरबदल जो है उम्मीदवारों की सूची में कर सकती है। कई जिन इसी को लेकर अहम सवाल विनोद जगदाले आपसे, क्या सिर्फ विनेबिलिटी देखी जा रही है, जो जिताऊ कैंडिडेट है या बड़ा नेता है उसके परिवार को टिकट दें, उसके परिवार में चाहे कोई भी हो, क्योंकि बीजेपी हमेशा से ही परिवारवाद को लेकर हमलावर रही है अपनी विपक्षी पार्टियों को लेकर, चाहे वो कांग्रेस हो या और दूसरी राजनीतिक पार्टियां हो। झारखंड की लिस्ट में हमने देखा पिता पुत्र को भी टिकट दिया, कहीं पत्नी को टिकट दिया, कहीं परिवार के किसी और मेंबर को, और वो यहां भी नजर आ रहा है महाराष्ट्र में भी। देखिए यहाँ पर है ना, एक बात साफ दिख रही है कि जो नेताओं को वो टिकट नहीं दे सकते तो उनकी पत्नियों को या फिर उनके परिवार के किसी सदस्य को यहाँ पर एडजस्ट किया हुआ दिखने को मिल रहा है। अशोक चौहान के बारे में बताऊँ तो अशोक चौहान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ऐसे बड़े व्यक्ति को राज्यसभा भेज दिया, इसके बाद उनकी जो परंपरागत सीट है वहां से उनकी बेटी को एडजस्ट किया गया है। लेकिन एक बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक यहाँ पर सूत्र देखा है कि जो अपने पुरानी जो सहयोगी है उन पर ज्यादा विश्वास रखा है, नए चेहरों के भरोसे भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में नहीं जाना चाहते क्योंकि खतरा काफी ज्यादा है। तो जो पुराने चेहरे हैं, जो प्रस्तापित चेहरे हैं, उन्हें ही मौका दिया गया है, यहाँ पर देखने को वही मिल रहा है। और देखिए सातारा में शिवेंद्र राजे भोसले, इनको भी टिकट दिया गया है, नीतीश राणे को भी टिकट दिया गया है। अब नीलेश राणे को टिकट वहां पर देना था लेकिन उनका नाम इस लिस्ट में यहाँ पर दिख नहीं रहा है। तो जाहिर सी बात है पश्चिम महाराष्ट्र की कई सीटों पर अब तक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो घोषणा हो चुकी है मुंबई की सीटों की, जिनमें से मंगल प्रभात लोढार, राहुल नार्वेकर, पनवेल से प्रशांत ठाकुर, इनके नाम पहले भी रह चुके हैं। तो नया नाम मुंबई की लिस्ट में एक भी नहीं है। राम कदम घाटकोपर पश्चिम से उनका टिकट काटने की बात सामने आई थी कि उनको टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने वहां पर उम्मीदवार की काफी कमी है और वहां पर जो 6 में से 5 पार्षद वहां पर महाविकास आघाड़ी के, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर उन्हें टिकट देना काफी अहम था। एक सीट अंधेरी की है, अंधेरी पूर्व की, वहां पर शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी में लड़ाई तेज है। उस सीट पर यहाँ पर कौन लड़ेगा इसको लेकर अब तक फैसला नहीं है, तो उनका भी नाम इस सीट से फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। नजरें बना रखिएगा आप तीनों, राहुल पांडे, प्रशांत देव, विनोद जगदाले, मेरे सहयोगी कुमार गौरव भी हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। नजरें बना रखिए, अपडेट के लिए आपसे फिर बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ 20।